नमस्कार दोस्तों, आप सब का एक नई वीडियो में हार्दिक स्वागत है। आज की वीडियो में हम सॉल्व करेंगे प्रैक्टिस सेट 19। देख सकते हैं 19 नंबर का हमारा प्रैक्टिस सेट है। अभी तक हमने 1 टू लेकर 18 तक प्रैक्टिस सेट यानी 1 से लेकर 18 तक हमने प्रैक्टिस सेट अपलोड कर दिए हैं। उन सभी को आप सॉल्व कर लीजिएगा। यहाँ पर 19 नंबर का प्रैक्टिस सेट है और इस वीडियो में आप लोगों को टॉप 15 प्रश्न देखने को मिलेंगे जो कि अलग अलग प्रकार से प्रश्न लिए गए हैं। बहुत ही सिंपल तरीके से हम सॉल्व करने का तरीका बताएंगे और हर कोई इससे सीख सकता है। अगर इसकी आपको पीडीएफ चाहिए तो मंगल सिंह एकेडमी टेलीग्राम ग्रुप का नाम है, मंगल सिंह एकेडमी के नाम से आप उसको फॉलो कर लीजिएगा। वहाँ पर आप लोगों को इसकी पीडीएफ जो है देखने को मिल जाएगी, वहीं से आप इसे डाउनलोड भी कर सकते हैं। देखिए, लेक्चर को समझना है अच्छे से तो सारे प्रश्नों को अटेंड करना पड़ेगा और अगर सारे प्रश्न अटेंड करते हैं तो हम श्योर कर सकते हैं कि आपको निश्चित तौर पर आज से ऐसे प्रश्न नहीं छूटेंगे। बहुत ही आसानी से सभी प्रश्नों को आप अटेंड कर पाएंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर करना, शेयर भी करना। किसी संख्या के 25% का 40% 80 है, उसी संख्या का 60% कितना होगा? तो किसी संख्या का बोला गया है, हमें वो संख्या नहीं पता, हम उस संख्या को ए मान लेते हैं। इस संख्या का बोला गया 25%, तो संख्या के 25% का 40%, तो इसका 25% कितना हो जाएगा? तो आप बोलेंगे 25 बटा कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। फिर का लगा है इसके स्थान पर इंटू लगाएंगे। फिर बोला गया 40%, तो 40 बटा कितना लिख देंगे? 100। कॉमा के बाद यहाँ पर लिखा 80 है, तो इसका मीन्स ये हुआ कि 80 बराबर के इस साइड में होगा। अब यहाँ पर इस संख्या को पता करना होगा। उसके बाद उसी संख्या का 60% का मान यहाँ पर पूछा गया है, तो सबसे पहले हम ए का मान निकाल लेते हैं। अब देखिए, यहाँ पर ध्यान रखना है, ऊपर ऊपर संख्या भी कट सकती है और यहाँ से भी संख्या को हम काट सकते हैं। तो चाहे तो 20 दूनी कितना हो जाएगा? 40 और 20 पंजे कितना हो जाएगा? 100। 25 से कम 25 हो जाएगा, 25 चौका कितना हो जाएगा? तो आप बताएंगे 100 हो जाएगा। अब यहाँ पर 2 से संख्या को हम यहाँ पर काट सकते हैं। मैंने कहा था ऊपर ऊपर की संख्या कट सकती है। 2 कम 2 लग जाएगा, 2 से हम 80 को भाग देंगे, 40 बार में जाएगा। अब देखिए, यहाँ पर दोनों संख्याएं गुणे में हैं और नीचे संख्या डिवाइड में है। तो यहाँ पर गुणा करेंगे तो 5 चौका कितना हो गया? 20, और 20 हमारा डिवाइड में था तो इधर हो जाएगा गुणे में, यानी भाग वाली चीज़ इधर गुणे में हो जाएगी। तो 5 चौका कितना हो गया? 20, और 20 से इसमें गुणा कर देंगे तो 40 गुणा कितना हो गया? तो आप बताएंगे 20 हो जाएगा। इधर ए बचा, तो ए बराबर आप निकाल सकते हैं। तो 4 दूनी कितना हो गया? 8, और यहाँ पर 2 जीरो, तो कुल मिलाकर यहाँ पर कितना मिल गया? ए बराबर, तो आप बताएंगे 800 देखने को मिलेगा। देखिए, अमाउंट तो हमने 800 निकाल लिया है, लेकिन इसका पूछा गया है अब 60%, उसी संख्या का 60%, तो इसका 60%, तो 800 यहाँ लिखेंगे, इसका 60%, तो 60 बटा कितना कर देंगे? 100 कर देंगे। अब 2 जीरो से हम 2 जीरो यहाँ पर काट देंगे। 8 छंग कितना हो जाएगा? तो आप बताएंगे 48, और लास्ट में एक जीरो लगा हुआ है। तो अब देख सकते हैं फाइनल हमारा जो आंसर बनेगा वो 480 बन जाएगा। कितना बन जाएगा? 480, यानी कि ऑप्शन डी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर दिया गया है। तो बहुत ही सावधानी पूर्वक अगर सॉल्व करते हैं, ध्यान रखेंगे ऑप्शन में कहो तो यहाँ पर 800 नहीं रखा है, वरना तो 800 ही टिक कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए आगे भी लाइन कुछ लिखी होती है, तो पूरा क्वेश्चन अच्छे से रीड करना है, देन आगे बढ़ना है। अगला प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 2। ऐसे प्रश्नों को देखकर भागना नहीं है, बहुत ही आसानी से मात्र 5 सेकंड में कैसे सॉल्व करेंगे वो तरीका हम बताएंगे। देखिए, बोला गया ए, बी और सी मिलकर किसी कार्य को 30 मिनट में पूरा कर सकते हैं। तो जैसे हम लिखेंगे इसी तरीके से आपको लिखना है। ए, बी और सी तीनों मिल करके हैं, तीनों के बीच में हमने इसलिए प्लस का साइन लगाया है। तीनों मिल करके किसी काम को 30 मिनट में कर सकते हैं। ए तथा बी मिलकर उस कार्य को 50 मिनट में पूरा कर सकते हैं। अगर ए प्लस बी मिलकर कार्य करते हैं तो उस कार्य को 50 मिनट में पूरा कर सकते हैं, ऐसा यहाँ पर बोला गया। ठीक है, तो सी अकेला उस कार्य को कितने समय में पूरा करेगा? तो सी अकेला जो है उस कार्य को कितने समय में पूरा करेगा? तो जैसा प्रश्न में बोला गया था उसी तरीके से हमने यहाँ पर लिखा हुआ है। जब भी इस तरीके से कंडीशन हो, जब भी 3 मिलकर काम करें, 2 कर रहे हों, तीसरे का पूछा जाए, तो ध्यान रखिएगा जैसे हम सॉल्व करेंगे इसी तरीके से सॉल्व करना है। इन दोनों को आपस में गुणा करना है। तो यहाँ लिखना है 30 गुणा कितना? तो आप बताएंगे 50 कर देंगे।
ठीक है। अब इन्हीं दोनों का अंतर लेकर के हम नीचे वैल्यू रख देते हैं। मैंने बोला है अंतर, ठीक है। तो यहाँ 30 और 50 के बीच में अंतर कितने का आ रहा है, तो आप बताएंगे 20 का अंतर आ रहा है। तो देख सकते हैं एक लाइन में हो गया। अब एक जीरो से एक जीरो काटेंगे, 2 कम 2 कट गया, 2 से यहाँ पर भाग देंगे तो 15 आ जाएगा। अब 15 पचे कितना हो जाता है, तो आप बताएंगे 75 हो जाता है। तो C बराबर कितना हो जाएगा, 75 मिनट, क्योंकि सभी के सभी मिनट थे। जो भी वैल्यू यहाँ पर चल रही थी वो मिनट थी, ठीक है। तो यहाँ पर C जो है कितना समय ले लेगा, तो आप बताएंगे 75 मिनट समय लेगा। ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर राइट आंसर होगा। ये हमने बहुत ही सिंपल सा तरीका बताया है। जब भी इस तरीके से देखिए, क्वेश्चन के नेचर को समझना है। जब भी इस तरीके से प्रश्न को समझ जाएंगे तो आप समझ जाएंगे कि हमें इसी तरीके से इसे सॉल्व करना होगा। और इस तरीके से सॉल्व करेंगे मात्र 5 सेकंड में। ना तो इसमें एलसीएम की ज़रूरत है, ना इसके और भी तरीके हैं जिनमें एलसीएम की ज़रूरत होती है, लेकिन हमने बिना एलसीएम बिना फार्मूले का तरीका यह बताया है। मात्र 5 सेकंड में कैसे इसका आंसर निकालें। अगला प्रश्न देखेंगे, इसी पर आधारित प्रश्न लिया गया है। यह नल और टंकी वाले भी प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। एक नल किसी पानी की टंकी को 40 मिनट में भर सकता है। हम मान लेते हैं पहला नल जो था, ए नल जो है, पहला यहाँ पर एक नल बोला है, इसको हमने ए मान लिया। ए नल जो है किसी पानी की टंकी को 40 मिनट में भर सकता है तथा अन्य नल पूरी टंकी को 60 मिनट में खाली कर सकता है। एक नल है बी जो उसे 60 मिनट में खाली कर सकता है। देखिए ये नल है भरने वाला, ये खाली करने वाला। तो इसको हम माइनस से यहाँ पर रिप्रेजेंट कर लेंगे, तो इससे पता चल जाएगा कि वो टंकी को खाली कर सकता है, ठीक है। बोला कि यदि दोनों नल खुले हों, अब दोनों नल खुले हों, भरने वाला भी और खाली करने वाला भी, तो खाली टंकी कितने घंटे में, अब घंटे में भर जाएगी। दोनों नल खुले हों तो दोनों नल एक साथ बोला गया, ए प्लस बी। तो एक नल भरने वाला एक खाली करने वाला, दोनों नल एक साथ खुले हों तो टंकी जो है कितने समय में भर जाएगी, ऐसा पूछा गया। कोई बात नहीं, वैल्यू हम उसी तरीके से निकाल लेंगे। ए प्लस बी दोनों नल एक साथ खुले हों तो कितना समय लगेगा हम निकाल सकते हैं। दोनों की वैल्यू को हम आपस में यहाँ पर गुणा करेंगे तो 40 गुणा कितना हो जाएगा, तो आप बताएंगे 60 हो जाएगा। जब भी देखिए एक भरने वाला हो एक खाली करने वाला हो, तब आप लोगों को यहाँ पर इनका अंतर लेना है। तो देखिए 40 और 60 का अंतर कितना होता है, तो आप बताएंगे 20 होता है। कितना अंतर होता है, तो आप बताएंगे 20 होता है। अगर दोनों नल भरने वाले होते तो दोनों को प्लस करके हम यहाँ पर लिखते, बस इतना समझना है यहाँ पर। तो एक भरने वाला था एक खाली करने वाला था, दोनों का अंतर कितने का आया, तो आप बताएंगे 20 का। अब सीधा सीधा हम इसे काट सकते हैं। तो 20 से कम 20 लग जाएगा, 20 तियाँ कितना हो गया 60 और 40 तियाँ कितना हो गया, तो आप बताएंगे 120। तो अभी हम देखेंगे यहाँ पर मिनट चल रहे थे, तो ये 120 मिनट हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो 120 मिनट को हम घंटे में परिवर्तित करेंगे, तो घंटे में परिवर्तित करेंगे तो यहाँ पर 120 को डिवाइड कर देंगे। एक घंटे में मिनट कितने होते हैं, तो आप बताएंगे 60। तो अगर 60 मिनट से इसे भाग दे दें तो देखिए तो यहाँ पर घंटा निकल आएगा। तो 1 0 से 1 0, 2 6 कम 6 लग जाएगा, 6 दूनी 12। तो कुल समय यहाँ पर कितना लग जाएगा, 2 घंटे यहाँ पर समय लग जाएगा। आप लोगों को पता है 120 मिनट में घंटे कितने बन जाएंगे, तो आप बताएंगे 2 घंटे बनेंगे, ठीक है। तो देख सकते हैं समय कितना लगेगा, तो आप बताएंगे 2 घंटे। ऑप्शन हमारा यहाँ पर पहला राइट आंसर दिया गया है। अगला प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4। ध्यानपूर्वक प्रश्नों को देखना है, बहुत ही सिंपल तरीका ही बताते हैं। इस मेथड से अगर सॉल्व करते हैं तो आप बहुत ही आसानी से प्रश्नों को अटेंड कर पाएंगे और सभी प्रश्नों को अच्छे से सॉल्व कर पाते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है, चक्रवृद्धि ब्याज की किसी दर से कोई धनराशि 15 वर्ष में स्वयं की 4 गुनी हो जाती है, उसी दर से वह स्वयं की 16 गुनी कितने वर्षों में हो जाएगी। देखिए चक्रवृद्धि का फार्मूले बहुत ही कठिन होते हैं, तो याद भी नहीं कर पाते, तो बिना फार्मूले के हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे ये तरीका हम बताएंगे। बोला गया कोई धनराशि थी, मान लेते हैं धनराशि हमारी 1 यूनिट थी, वो अपने की कितनी हो रही है, स्वयं की 4 गुनी हो रही है। कितनी गुनी, 4 गुनी हो रही है। कितना समय लग रहा है यहाँ पर, तो आप समय को देखेंगे तो सीधा सीधा 15 वर्ष में वो जो है अब स्वयं की 4 गुनी हो रही है। ऐसा प्रश्न में बोला गया, जैसा बोला हमने उसी तरीके से यहाँ पर लिखा है। तो स्वयं की 4 गुनी हो गई, कितने वर्षों में, 15 वर्षों में। बोला गया उसी दर से वह स्वयं की 16 गुनी हो जाएगी, तो उसी दर से सेम पर स्वयं की 16 गुनी, तो यहाँ पर 16 गुनी हो गई।
अब देखिए यहाँ पर थोड़ा ध्यान देना है, 16 को हम कैसे लिख सकते हैं। देखिए 4 चौके 16 भी हम लिख सकते हैं, यानी 4 के स्क्वायर के फॉर्मेट में। तो 4 का स्क्वायर यहाँ पर हम लिख सकते हैं। क्यों हमने ऐसा किया, ध्यान रखेंगे यहाँ पर डाटा हमारा इस तरीके से बनेगा, जैसे स्वयं का यहाँ पर 2 गुना हो रहा है। तो यहाँ का जो हम बेस बनाने वाले हैं, ये तो हमारा यहाँ पर जो मान दिया गया वो है। अब इसको पावर के रूप में लिखना होता है, ठीक है। तो यहाँ अगर 2 होता तो यहाँ आधार जो नीचे का 2 बनाते, यहाँ पे 4 है तो आधार यहाँ पर हम 4 ही बनाएंगे। इसीलिए हम यहाँ 2 की पावर हम 4 भी लिख सकते थे, लेकिन यहाँ पर आधार हमारा कितना था, 4 था, तो यहाँ हो जाता 2। इसलिए हमें यहाँ आधार सेम करना होता है, बस इतना ध्यान देना है और कुछ नहीं, ठीक है। तो ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर थी, तो यहाँ पर हमने 4 चौके कितना हो गया, 16 हो गया। अब थोड़ा यहाँ पर ध्यान देना है, जो बिना फार्मूले के हमें सॉल्व करना था उस पर ध्यान देना है। यहाँ पर जो भी वर्ष होता है और यहाँ पर पावर के रूप में जो भी वैल्यू हमारी यहाँ पर बनती, जितना पावर बनेगा, इन दोनों का यहाँ पर किया जाता है गुणा। गुणा करके वही वैल्यू यहाँ पर लिखी जाती है। 15 दूनी कितना हो जाएगा, तो आप बताएंगे 30 हो जाएगा। यही हमारा आंसर था। देख सकते हैं एक लाइन में आंसर निकल गया। बशर्ते यहाँ पर जो भी वैल्यू आएगी जितने गुने में, उसे आपको पावर के रूप में बनाना होगा। यहाँ का जो भी आधार होगा उसी आधार के रूप में यहाँ पर लिखना है, यानी आधार दोनों के बराबर कर लेने हैं। तो यहाँ पर जो पावर बनेगी, यहाँ का जो वर्ष होगा, इसका गुणा करेंगे, सीधा सीधा आंसर आ जाएगा बिना फार्मूले के। और यहाँ पर देख सकते हैं बहुत ही आसानी से आंसर हमारा निकल चुका है। ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर दिया गया है। अगला प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 5। कभी कभी ऐसे भी प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, क्योंकि सिंप्लीफिकेशन से कहीं ना कहीं 2-3 प्रश्न हर बार पूछे जाते हैं। तो आप कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए जब भी यहाँ पर डिवाइड का साइन इस तरीके से लगेगा, तो पहला वैल्यू जो भी दिया गया उसे आप इस तरीके से नोट कर लेंगे, यानी 4000 है तो 4000 लिखेंगे। अब इसका साइन हम यहाँ पर चेंज करेंगे, डिवाइड की जगह पर मल्टीप्लाई का लगाएंगे। ये वाली वैल्यू जो है यहाँ पर बटे में लिखेंगे, 1 बटा हम कितना लिख देंगे, 400 लिख देंगे। इसी तरीके से इस साइन को चेंज करेंगे, इसको भी हम 1 बटा यहाँ पर 40 यानी बटे में लिखना है। इसी तरीके से इसको भी हम यहाँ चेंज करेंगे, तो 1 बटा हम यहाँ पर 4 लिख देंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हो गया। अब इसे हम सीधा सीधा सॉल्व कर लेते हैं। देखिए 2 जीरो से हमारे 2 जीरो कट गए, 4 एकम 4 कट गया, 4 एकम 4 बचा कितना, 1 जीरो। तो 1 जीरो से हम 1 जीरो यहाँ पर काटेंगे, तो इस तरीके से यहाँ की सारी संख्याएं कट चुकी हैं। यहाँ पर केवल 4 बचा, यहाँ पर 4 बचा। इन दोनों का जब गुणा करेंगे तो कितना मिल जाएगा, 1 एकम कितना हो जाएगा, 1, और 4 चौके कितना हो जाएगा, 16। 1 बटा यहाँ पर 16 हमारा करेक्ट आंसर होगा। देख सकते हैं बहुत ही आसानी से हमने प्रश्न को सॉल्व कर लिया। ऑप्शन हमारा यहाँ पर भी राइट आंसर दिया गया है। अगला प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 6। देखिए यहाँ पर कई ब्रैकेट्स के इस्तेमाल किए गए हैं, छोटा वाला, मंझला वाला, उससे बड़ा वाला। तो हमें सबसे पहले सबसे छोटे वाले ब्रैकेट को सॉल्व करना है, जो कि यहाँ पर लिया, ठीक है। तो 2 से हम इसे भाग दे देंगे, 2 3 6 आ जाएगा। अब देखिए ये प्लस में था, ब्रैकेट के बाहर यहाँ पर लगा हुआ है माइनस का, तो 2 3 कितना होगा, 2 से इसे भाग दे देंगे। कितनी बार में जाएगा, 2 3 6, 3 बार में लग जाएगा। 2 से भाग देने पर यहाँ पर वैल्यू कितनी बची है, 3। तो यहाँ पर कितना था, 3, माइनस का इस साइड में बनेगा 3। ये मंझला ब्रैकेट था, तो इसे हम बना लेते हैं ताकि अच्छे से समझ में आ जाए यहाँ पर। तो ये बची हुई वैल्यू जो भी थी वो हमने नोट कर ली, इसे हमने सॉल्व कर लिया, छोटा हो गया, इसकी जगह पे 3 आ गया। इस साइड में आपकी संख्या कितनी थी, 2, प्लस यहाँ पर था 3 था, ये वजह छोटा ब्रैकेट इंटू यहाँ पर 2, यानी बचा हुआ सारा हमने यहाँ पर लिख दिया। इस तरीके से ध्यान से समझेंगे, केवल हमने इसको सॉल्व किया है। अब अगला हमारा रूल ये कहता है, जो मंझला वाला बचा है उसे सॉल्व करेंगे, यानी अगर तीनों ब्रैकेट है तो सबसे पहले छोटे वाले को सॉल्व करेंगे, उसके बाद मंझले वाले को, लास्ट में बड़े वाले को, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए यहाँ पर ध्यान से दिखना है, तो एक प्लस में दिया गया, एक माइनस में दिया गया है, ठीक है। जब भी एक प्लस में दिया जाए और एक माइनस में दिया जाए, ये तो कैंसिल हो गए, यानी इसके स्थान पे क्या आ जाएगा, 0। अब 0 जैसे ही आ जाएगा, अब फिर ये 0 इसके स्थान पे रखेंगे, फिर उसके बाद यहाँ पर गुणा करेंगे। देखिए बॉडमास का रूल ये कहता है, अगर डिवाइड है तो डिवाइड करो, फिर मल्टीप्लाई करोगे, फिर प्लस करोगे, लास्ट में माइनस करोगे, ये रूल होता है। तो ब्रैकेट को जैसे सॉल्व किया, अब आ गया मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे 0 था, 0 से 2 में गुणा करेंगे तो कितना बच जाएगा, 0 ही आएगा, क्योंकि 0 से अगर किसी भी संख्या को हम गुणा करते हैं तो आंसर हमारा 0 ही आता है। जैसे इन दोनों को सॉल्व किया, 0 मिला, 0 इधर दिख से इन दोनों के बीच गुणे का था, तो यहाँ पर करेंगे तो 0 मिल जाएगा। अब बचेगा कितना, 2 बचेगा, और इधर बचा है 3 यहाँ का, अब प्लस का यहाँ पर कितना, प्लस ही रहेगा। अब ये तो सॉल्व होकर 0 बना, 0 गुणा करके इसके साथ 0 बनाता है, और प्लस में केवल यहाँ पर 7 बचा हुआ था, तो इस तरीके से बचेगा 2 गुणा।
अब इन दोनों को यहाँ पर जोड़ेंगे तो कितना बच जाएगा, तो बताएंगे आप 7 या कितना, 7 और इनको जोड़ेंगे कितना हो गया, तो बताएंगे आप 10 हो जाएगा। 7 3 कितना हो गया 10, ब्रैकेट समाप्त हो गया। 10 दूनी कितना हो जाएगा, तो आप बताएंगे 20। इस तरीके से देख सकते हैं हमारा 20 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर दिया गया है। अगला प्रश्न देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7। एक वस्तु का क्रय मूल्य वस्तु पर अंकित मूल्य का 64% है। अंकित मूल्य पर 12% की छूट देने पर प्रतिशत लाभ होगा। बहुत ही आसानी से सॉल्व करेंगे। इसमें एक छोटा सा फॉर्मूला बहुत बार बताएं हैं, क्योंकि इस पर बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। एमपी यानी मार्क प्राइस या अंकित मूल्य हो गया, अपॉन यहाँ पर सीपी यानी कि क्रय मूल्य बराबर में लिखना है। मार्क प्राइस के बराबर में लिखना है 100 प्लस यहाँ पर प्रॉफिट को लिखना है, और 100 माइनस यहाँ पर डी यानी डिस्काउंट को लिखना है। बशर्ते आप इसको तैयार रखेंगे। इस पर बहुत सारे प्रश्न आपके लाभ और हानि से प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसा कि आप यहाँ पर भी देख पा रहे हैं। बोला गया क्रय मूल्य वस्तु पर अंकित मूल्य का 64% है। तो क्रय मूल्य अगर सीपी हमारा इतना है, मार्क प्राइस हमारा कितना है हमें नहीं पता, तो मान लेते हैं। देखिए अंकित मूल्य का 64% है, तो अंकित मूल्य को हम यहाँ पर 100 मानेंगे। इसका 64 है तो यहाँ पर केवल 64 लिखा जाएगा। ना तो यहाँ बोला है 64% अधिक है, ना बोला है कम है, तो केवल 64% ऐसा बोला है। तो केवल देखना है जो क्रय मूल्य है अंकित मूल्य का 64% है, तो देख सकते हैं इसका ही 64 यहाँ पर हमने लिख दिया है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर बोला गया है अंकित मूल्य पर 12% की छूट। अब यहाँ पर डिस्काउंट भी दे रखा है। डिस्काउंट कितना है, तो देखिए यहाँ पर 12% का डिस्काउंट दे रखा है। ये सारी वैल्यू उठा करके इसमें रख देते हैं, सीधा हमारा आंसर आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पर बोला गया है छूट देने का प्रतिशत लाभ होगा, तो यहाँ पर लाभ पूछा गया, यानी ये प्रॉफिट निकालना है। तो प्रॉफिट हमारा निकल आएगा, उसकी कोई टेंशन नहीं है, बहुत ही आराम से निकलेगा। अंकित मूल्य हमारा कितना है, यहाँ पर हमने देखा था, हमने 100 माना था, और सीपी हमारा कितना था, यहाँ पर 64 था, तो हम 64 हम नीचे लिख देंगे। बराबर में देखेंगे 100 हम रखेंगे, प्रॉफिट हमारा कुछ भी नहीं, तो प्रॉफिट को ऐसे ही रखेंगे। अब डिस्काउंट हमारा दिया गया है कितना, 12% का। 100 से 12 को माइनस करेंगे तो आएगा कितना, तो आप बताएंगे 88 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, तो आप बताएंगे 88 आएगा। अब इसे एक लाइन में हम सॉल्व करना सीखेंगे। अब देखिए एक लाइन में कैसे कटेगा, हम नीचे नीचे की वैल्यू हम काट सकते हैं। तो 8 से कट रहा है, 8 28 64 होता है, 8 कम 8 लगेगा, 8 कम 8 यहाँ पर लग जाएगा। ठीक है, अब ऊपर नीचे संख्या हमारी कट रही है तो इसे काट देते हैं। 4 से कटेगी, 4 दूना 8 हो जाएगा। 4 से अगर इसे भाग देंगे तो 25 बार में जाएगा। अब देखिए इनका हमें क्रॉस गुणा करना है। जब इनका क्रॉस गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 से 100 में गुणा करेंगे, 2 से पी में भी गुणा करेंगे। 2 से गुणा करेंगे तो कितना बनेगा, तो आप बताएंगे 200 हो जाएगा, प्लस 2p हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 2p बराबर में इनका गुणा कर देंगे। 11 पचे कितना हो जाएगा, तो आप बताएंगे 55। बचेगा कितना, 5 बचेगा। 11 दूनी 22 हो जाएगा, तो 22 में जोड़ेंगे तो कितना हो गया यहाँ पर 27, यानी 275 आ जाएगा। इनका क्रॉस हमने गुणा कर लिया। ठीक है, तो इस तरीके से हमने किया। अब देखिए यहाँ पर ये प्लस में दिया गया, इधर माइनस में हो जाएगा, तो इधर बचेगा कितना, 2p बराबर में कितना हो जाएगा, यहाँ पर 75 बचेगा। क्योंकि ये 200 प्लस में है तो इधर जाएगा, इससे घट जाएगा। ठीक है, तो बचेगा कितना, 275 से 200 गया, 75 ही बचा। अब 2 से इसे भाग दे सकते हैं, तो p बराबर कितना हो जाएगा, 2 से अगर इसे हम 75 को भाग देंगे तो कितनी बार में लगेगा, 2 3 6 लग जाएगा, बचेगा 1, 2 7 14 लग जाएगा, और 2 पंचे 10, यानी p बराबर कितना आ गया, 37.5। देखिए यहाँ पर सावधानी पूर्वक सॉल्व करेंगे और आपका आंसर देख सकते हैं बहुत ही आसानी से निकल चुका है। ऑप्शन डी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8। अब देखिए यहाँ पर बोला गया 144 पेन बेचने पर राम को 6 पेनों के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, तो हानि प्रतिशत क्या है। अब देखिए यहाँ पर हम देखेंगे टोटल पेन कितने हैं। ठीक है, कुल पेन, तो टोटल पेन कितना है, तो आप पहले देखेंगे 144 पेन बेचने पर, और हानि भी हो रही है कितने की, विक्रय मूल्य करने पर 6 बेच रहा है, तो कुल पेन कितने हमारे हो जाएंगे, तो जोड़ेंगे तो 150 पेन हमारे टोटल दिखेंगे। ठीक है, अब कितने बेच रहा है वो, तो 6 बेच रहा है, तो यहाँ हानि हम निकाल सकते हैं। तो हानि यहाँ पर निकालने के लिए टोटल पेन हम नीचे रख देते हैं 150, उसमें कितने बेच रहा है वो, तो 6 बेच रहा है, तो 6 पेनों के विक्रय मूल्य के बराबर हानि हो रही थी, इसलिए हम हानि निकालेंगे। इनटू % बनाना है, तो यहाँ पर 100 से आप गुणा कर देंगे। 50 तियाँ लग जाएगा यहाँ पर, 50 दूनी लग जाएगा यहाँ पर। ठीक है, 3 एकम 3 लग जाएगा, 3 दूना कितना हो जाएगा 6, कितना हो जाएगा 3 दूना 6, तो देखेंगे 2 दूनी 4 आ जाएगा,
तो हानि कितने की हुई है, तो आप बताएंगे 4% की यहाँ पर हानि हुई है। ऑप्शन डी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर दिया गया है। अगला प्रश्न देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9। बहुत ही ध्यानपूर्वक प्रश्नों को देखना है, बहुत ही सिंपल से प्रश्न है, बशर्ते इसमें वैल्यू अगर निकाल लेते हैं तो आप प्रश्नों को सॉल्व कर पाएंगे। एक व्यापारी अंकित मूल्य पर 10% की छूट देने के बाद भी 10% लाभ कमाता है। 77 रुपये अंकित मूल्य वाली वस्तु का क्रय मूल्य क्या है। अब इसमें क्या क्या इसमें दिया गया है, देखिए पहला तो डिस्काउंट दे रखा है, डिस्काउंट यानी छूट यहाँ पर कितनी है, 10% का डिस्काउंट छूट है, और 10% का लाभ भी दे रहा है, तो 10% का यहाँ पर लाभ भी हो गया, और 77 रुपये अंकित मूल्य है यानी मार्क प्राइस यहाँ पर दे रखा है, कितना है 77 रुपये। वस्तु का क्रय मूल्य होगा यानी हमें सीपी बताना होगा, क्रय मूल्य क्या है। इतनी सारी वैल्यू देख सकते हैं निकल चुकी हैं। यहाँ से आपके दिमाग में आना चाहिए कि हमारा तो फार्मूला सिंपल सा था, इसमें मार्क प्राइस अपॉन सीपी बराबर में कितना था, प्रॉफिट। यहाँ पे देखेंगे 100 में हम प्रॉफिट को जोड़ते थे और 100 से हम डिस्काउंट को घटाते थे। इसीलिए हमने कहा प्रश्न अलग अलग तरीके से पूछा जाता है। ये ऐसा एक शॉर्टकट का फार्मूला है, इसके जरिए आप सभी प्रश्नों को ज़्यादातर सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर सारी वैल्यू को इसमें पुट कर देते हैं, सीधा हमारा आंसर आ जाएगा। मार्क प्राइस हमारा कितना है यानी 77 रुपये है, और सीपी हमको निकालना था तो ऐसे ही लिख देंगे। अब प्रॉफिट कितने का, 10 का है, तो प्रॉफिट 10 इसमें जोड़ेंगे तो 110 यहाँ पर वैल्यू रखेंगे। अब देखिए यहाँ पर छूट भी 10% की हो रही, तो 100 से 10% को घटाएंगे तो नीचे कितना आ जाएगा, तो आप बताएंगे 90 आ जाएगा। अब सीधा सीधा हम सॉल्व कर सकते हैं, 0 से 0 काट सकते हैं, और यहाँ पर तो ऊपर संख्या कट रही तो काट देंगे, 11 कम 11 कट जाएगा, और 11 सत्ते कितना होता है 77। इनका हम क्रॉस गुणा करेंगे तो सीपी का हमारा सीपी रहेगा, 9 सत्ते कितना हो जाता है 63 हो जाता है। देख सकते हैं बहुत ही आसानी से हमने निकाल लिया। तो क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, तो क्रय मूल्य आप बताएंगे 63 रुपये हो जाएगा। ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10। ये यहाँ पर देख सकते हैं साधारण ब्याज से प्रश्न पूछा गया, ठीक है। तो हमें यहाँ पर ब्याज बताना है 12,000 का 10% वार्षिक ब्याज की दर से 7 वर्षों के बाद यहाँ पर ब्याज कितना होगा, ठीक है। तो ब्याज बताना हमारा कितना होगा। देखिए यहाँ पर हम टोटल ब्याज देखते हैं, 1 वर्ष का ब्याज कितना है, और साधारण ब्याज में ध्यान रखिएगा ब्याज सदैव प्रतिवर्ष का जो भी ब्याज बनता है वो सदैव समान रहता है। 1 वर्ष का ब्याज कितना है, तो आप बताएंगे 10% है, तो यहाँ बोला गया 7 वर्ष, तो 7 वर्ष का ब्याज कितना हो जाएगा, तो आप सीधा सीधा इसमें 10% में 7 से गुणा कर देंगे, 7 दशमलव कितना 70% जो है हमें ब्याज मिलेगा 7 वर्ष में, ठीक है। जो भी हमारा अमाउंट होता है वो 100% के बराबर होता है। अब इसमें 7 वर्ष के बाद जो भी हमको धन मिलेगा उसमें ब्याज मूलधन भी होगा और उसमें ब्याज भी होगा। ब्याज हमारा बन रहा है 7 वर्ष में कितना 70%, तो यहाँ 70% जोड़ देते हैं। कुल मिलाकर 7 वर्ष के बाद में हमको धन जो वापस होगा 170% वापस होगा, क्योंकि इसमें मूलधन भी हमारा 100% था, ब्याज हमारा 70% है। तो बस इतना समझना है, बिना फार्मूले के हम कैसे सॉल्व करते हैं, बस ये तरीका समझ गए तो इसे सॉल्व कर लेंगे। शुरुआती धन यहाँ पर था 12,000 यहाँ पर रुपये था। अब इसका हम 7 वर्ष के बाद का निकालें तो इसका 170% का मान अगर निकाल लेते हैं सीधा सीधा हमारा आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर 170 बटा कितना लिख देंगे 100, क्योंकि प्रतिशत का साइन हटाएंगे तो नीचे कितना आ जाएगा, तो आप बताएंगे 100 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर सीधा सीधा इन्हें हम सॉल्व कर सकते हैं। देखिए 1 0 से 1 0 यहाँ काटेंगे, 1 0 से 1 0 काटेंगे। अब नंबर को गुणा कर लीजिएगा, लास्ट में 2 0 है, 2 0 हम लगा सकते हैं। तो 17 गुणे कितना हो जाएगा 12। अब सीधा सीधा कर लेते हैं, 214 के 4 हो जाएगा, बचेगा 1, 2 कम 2 कितना हो गया 3, ठीक है। अब यहाँ पर करेंगे गुणा तो 1 आ जाएगा, यहाँ पर कितना हो जाएगा 7। अब इनका करेंगे तो यहाँ 4 हो जाएगा, 7 3 10 का 0 हो जाएगा, हासिल कितना 1 2 हो जाएगा, लास्ट में यहाँ पर लगेंगे कितने 2 0 लग जाएंगे। देखिए 7 वर्ष का टोटल हमारा ब्याज जो मिला है वो 70% मिला है। अमाउंट यहाँ पर दी गई है कितनी है 12,000, आप बताएंगे 12,000 रुपये लगाए थे और टोटल उसे 7 वर्ष में ब्याज कितना मिलने वाला है 70%। तो यहाँ पर केवल ब्याज ही पूछा गया था तो ब्याज हम बताएंगे। तो इसमें हम मूलधन का हम 70% सीधा सीधा निकाल लेते हैं, हमारा आंसर आ जाएगा। 1 0 से 1 0 काटे, 1 0 से 1 0 यहाँ काटेंगे, 12 सतह कितना हो जाएगा, तो आप बताएंगे 84 हो जाएगा। 2 0 लास्ट में लगे थे, 2 0 लगा देंगे। तो यहाँ पर 8,400 देख सकते हैं इसका ब्याज बनेगा। तो ब्याज कितना बन जाएगा, तो देख सकते हैं बहुत ही आसानी से हमने बिना फार्मूले के से सॉल्व कर लिया। ऑप्शन हमारा यहाँ पर पहला करेक्ट आंसर दिया गया है।
अगला प्रश्न देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11। देखिए यहाँ पर दिया गया है 8,000 का 12% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 6 वर्ष बाद मिश्र धन क्या होगा। इस बार ब्याज नहीं पूछा, इस बार मिश्र धन पूछा है। मिश्र धन में ध्यान रखिएगा उसमें 100% हमारा मूलधन भी होता है, उसमें जो भी ब्याज मिलेगा, ठीक है, यहाँ पर लिखा जाता है। हम इसमें जोड़ करके मिश्र धन बना लेंगे। अभी देखिए 1 वर्ष का ब्याज कितना है, आप सीधा सीधा देखिए 12% दिया गया 1 वर्ष का ब्याज पूछा गया 6 वर्ष के बाद। तो यहाँ पर 6 वर्ष का ब्याज कितना बन जाएगा, 6 वर्ष का ब्याज यानी 12 गुणे यहाँ पर 6 कर देंगे, 12 छंग 72, तो 72% यहाँ पर ब्याज बनेगा। टोटल ब्याज कितना बन जाएगा 72%, तो आप यहाँ पर 72% इसमें जोड़ देंगे। नेट यहाँ पर जो अब हमको वापस रिटर्न होगा धन वो 172% पर वापस हो जाएगा। इसमें 100% हमारा मूलधन था, 72% हमारा क्या मिल रहा है, ब्याज मिल रहा है। कितने वर्षों में, 6 वर्षों में मिल रहा है। तो 8,000 टोटल यहाँ पर अमाउंट दिया गया था। अब इसी का हम अगर निकाल लेते हैं 172%, ठीक है, तो हमारा सीधा सीधा मिश्रधन वो निकल आएगा। 6 वर्ष के बाद का अमाउंट पता चल जाएगा। तो देखिए प्रतिशत लगा था, प्रतिशत साइन हटाएंगे तो नीचे कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। अब 2 जीरो से हम 2 जीरो यहाँ पर काट सकते हैं, ठीक है। लास्ट में 1 जीरो था तो 1 जीरो तो आएगा ही गुणा करने पर, क्योंकि इनके बीच में गुणा है। यहाँ 8 दूनी 16 के 6 हो जाएगा, बचेगा 1, 8 7 56, 1 कितना 57 का 7 हो जाएगा, ठीक है। बचेगा कितना, यहाँ पर 5 बचेगा, 8 कम 8, 5 कितना हो जाएगा 13। तो 13,760 रुपये यहाँ पर 6 वर्ष के बाद में मिलेगा। 13,760 रुपये, ऑप्शन यहाँ पर सी करेक्ट आंसर दिया गया है। ये हमारा हो गया मिश्र धन, ठीक है। तो देख सकते हैं बहुत ही आसानी से हमने बिना फॉर्मूले के बहुत ही आसानी से निकाल लिया है। अगला प्रश्न देखेंगे क्वेश्चन नंबर 12। नरेंद्र ने 25,000 रुपये 3 वर्ष के लिए 10% प्रति वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज की दर से निवेश किया। 3 वर्ष बाद उसे कितनी राशि प्राप्त होगी। देखिए चक्रवृद्धि वाले को अलग तरीके से हम सॉल्व करते हैं। इसमें हमें फोकस करना होता है जो भी दर दी जाती है, तो यानी रेट यहाँ पर कितनी है, 10% दी गई है। इसको हम लिख सकते हैं 10 बटा कितना, तो आप बताएंगे 100, ठीक है। यहाँ पर हम इसे छोटा कर लेते हैं यानी सॉल्व कर लेते हैं, और नीचे वाली वैल्यू हमारी सदैव प्रिंसिपल होती है, ऊपर वाली वैल्यू सदैव हमारी अमाउंट बन जाती है। तो प्रिंसिपल यानी कि हमारा मूलधन हो जाएगा, अमाउंट यानी कि यहाँ पर मिश्रधन हो जाएगा। अमाउंट हमारा यहाँ पर देखिए कितना है, शुरुआती में लग रहा है तो यहाँ पर 10 यूनिट में है। और जब भी ब्याज की बात करेगा तो ध्यान रखिएगा ऊपर वाली यूनिट जो भी बनती है यहाँ पर लाभ और हानि यहाँ दर में, ठीक है, एक जैसे यहाँ पर, तो इसमें इसको जोड़ लेते हैं तो यहाँ पर बन जाएगा कितना, 11। अब ध्यान ये दीजिएगा, कुछ लोग कहेंगे ये 11 कहाँ से आया, ध्यान रखिएगा मूलधन में ब्याज को जोड़ेंगे ना, तो इसीलिए तो यहाँ पे 11 बना, 10 में 1 को जोड़ेंगे तो 11 बन गया। अब यहाँ पर जितना वर्ष दिया जाएगा, क्या, जितना वर्ष दिया जाएगा उतनी आपको यहाँ पर पावर इसकी बना देनी होगी। जितना समय दिया जाएगा उतनी पावर बना देंगे। आप सीधा सीधा 10 का घन करिएगा तो कितना मिल जाएगा, 1000 यूनिट यहाँ मिलेगा। और 11 का घन करेंगे तो 1331 देखने को मिलेगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमने बना लिया। अब यहाँ बोला गया नरेंद्र ने 25,000 रुपये यहाँ पर लगाए थे। 1000 यूनिट ये किसके बराबर हैं, तो आप बताएंगे इस 25,000 के बराबर हैं। तो यहाँ पर 1000 से इसे भाग दे देंगे तो सीधा सीधा गुना आपको पता चल जाएगा। तो ये कितना गुना दिखाई पड़ रहा है, तो आपको ये 25 गुना दिखाई पड़ रहा है। 25 से 1000 में गुणा करिएगा तो 25,000 ही आएगा। जब ये हमारा ये 25 गुना है तो यह भी वैल्यू हमारी ये 25 गुना हो जाएगी। देखिए यहाँ पर हमें फॉर्मूले की ज़रूरत नहीं, बशर्ते यहाँ ध्यानपूर्वक सॉल्व करने की ज़रूरत है। आप इसे चुटकियों में सॉल्व कर सकते हैं। अब सीधा सीधा गुणा करिए, आपका अमाउंट निकल आएगा। तो 3 वर्ष के बाद की राशि जो है हम निकाल सकते हैं। तो 1331 को हम 25 से यहाँ पर गुणा कर देते हैं, सीधा आंसर 5 कम 5 हो जाएगा, 5 15 के 5 हो जाएगा, हासिल आएगा 1, 5 15 16 के 6 हो गया, बचा 1, 5 का 5 है, कितना हो गया 6 हो गया। 2 यहाँ पर रहेगा, 2 3 6 रहेगा, 2 3 6, 2 कम कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। देखेंगे 5 हो जाएगा, 5 2 कितना हो गया 7 हो गया, 6 6 12 के 2 हो गया, हासिल 1, 6 6 12 के 13 के 3 हो गया, हासिल आया कितना 1। तो 33,275 हमें यहाँ पर देखने को मिलेगा। कितना, 33,275 यहाँ पर देखने को मिलेगा। यही हमारा यहाँ पर आंसर होगा। तो देख सकते हैं बिना फॉर्मूले के हमने बहुत ही आसानी से सॉल्व कर लिया। ऑप्शन हमारा यहाँ पर पहला राइट आंसर दिया गया है। कुछ लोग कंफ्यूज ना हो तो ध्यान रखिएगा, ये हमारा था मूलधन, यहाँ पर दिया गया हमारा ये मिश्र धन। जो भी हम कहते हैं उन्हें ध्यानपूर्वक सुना करें उन शब्दों को।
अगला प्रश्न देखेंगे क्वेश्चन नंबर 13। रमेश और महेंद्र ने क्रमशः 80,000 व अब देखिए 80,000 व 1,00,000 रुपये लगाकर एक व्यापार आरंभ किया। वर्ष के अंत में 1,35,000 रुपये का लाभ मिला तो महेंद्र का लाभ ज्ञात करें। देखिए यहाँ पर दो व्यक्ति हैं जो यहाँ पर एक व्यापार प्रारंभ करते हैं और साझे में प्रारंभ करते हैं। तो एक है रमेश और एक है महेश, ठीक है। तो यहाँ पर रमेश जो है 80,000 रुपये लगाते हैं। कितने लगाते हैं? 80,000। और यहाँ पर जो 1,00,000 रुपये लगा रहे हैं वो हैं महेंद्र। कितना लगा रहे हैं? 1,00,000 रुपये यहाँ पर लगा रहे हैं, निवेश कर रहे हैं कंपनी में। तो जब भी इनका अमाउंट दिया जाएगा तो अमाउंट का इनका अनुपात हम पता करेंगे, दोनों किस अनुपात में रुपए लगा रहे हैं। इसके लिए जो भी हमारा रुपया होगा इस तरीके से रुपये लिखेंगे। अब इसमें कॉमन संख्याओं को काटेंगे तो कॉमन जो मिला, देखिए 4 जीरो यहाँ पर दिख रहे हैं तो 4 जीरो यहाँ पर हो गए और 4 जीरो यहाँ पर दिख रहे हैं तो 4 जीरो हम काट देते हैं। 2 से कटेगा, 2 चौके 8 हो जाएगा और 2 पंचे कितना हो जाएगा? 10। इस तरीके से हमने देखा रमेश और महेंद्र ने 4:5 के अनुपात में इन्होंने रुपया जो अपना है लगाया है, ठीक है। तो अनुपात हो गया। अब हिस्सा देखिए यहाँ पर टोटल जो लाभ कमाया है, जिस अनुपात में वो रुपए लगा रहे अपने व्यापार में, उसी अनुपात में लाभ में भी हिस्सा लेते हैं ये लोग, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा। अब देखिए महेंद्र का पूछा गया है तो महेंद्र का यहाँ पर अनुपात कितना है तो बताएंगे 5। तो हम डायरेक्ट महेंद्र का हिस्सा निकाल लेते हैं। हम कैसे निकालेंगे ये चीज़ समझनी है। जो भी इन दोनों का अनुपात बनेगा, जिस अनुपात में पैसा लगा रहे हैं उस अनुपाती योग कर लेंगे इसे, ठीक है। तो 5 4 कितना हो जाएगा? टोटल 9 हो जाएगा। अब ये अनुपाती योग दोनों के लिए रहेगा, चाहे हम रमेश का पैसा निकालें या महेश का निकालें। तो अनुपाती योग कितना हो गया? 9। अब महेश का हिस्सा था कितना, महेंद्र का हिस्सा कितना था तो आप बताएंगे। यहाँ पे 5 था तो 5 रखेंगे। और टोटल अमाउंट जो उनका लाभ हुआ था उस लाभ में हिस्सा हमें बताना है। तो यहाँ पर 1,35,000 को यहाँ पर आप इस तरीके से लिख देंगे। अब इसे हम सीधा सीधा सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अब सीधा सीधा काटेंगे, 9 कम 9 लग जाएगा। और यहाँ पर देखेंगे इसे काटेंगे, 9 कम 9 लगेगा। 13 से अगर 9 जाएगा तो बचेगा कितना? यहाँ पर 4 और 9 पचे कितना लग जाएगा? 45। यानी अगर 135 को 9 से भाग देंगे 15 बार में चला जाएगा। 15 9 135 ही तो होता है। लास्ट में 3 जीरो हो गए तो 3 जीरो हम इस तरीके से लगा देंगे। और 15 पचे कितना हो जाता है तो आप बताएंगे 75। और लास्ट में जीरो कितने थे तो आप बताएंगे 3 जीरो थे। तो महेंद्र का जो हिस्सा होगा लाभ में वो कितना हो जाएगा तो आप बताएंगे 75,000। यानी कि ऑप्शन हमारा यहाँ पर बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे क्वेश्चन नंबर 14। इसी पर आधारित एक और प्रश्न ले लिया गया। श्याम और राम ने एक व्यापार क्रमशः 5,000 और 3,000 रुपये लगाए। यदि वर्ष के अंत में शुद्ध लाभ 800 रुपये हुआ हो तो श्याम का लाभ बताइए। देखिए यहाँ पर श्याम है और राम है। श्याम जो हैं उस व्यापार में 5,000 रुपये लगा रहे हैं, राम जो हैं वो 3,000 रुपये यहाँ पर लगा रहे हैं। अब जो भी रुपया लगा रहे हैं उसका हम बना लेते हैं अनुपात। देखिए 3 जीरो से हम 3 जीरो यहाँ पर काट देंगे तो यहाँ पर बचा है 5, यहाँ पर बचा 3। तो यहाँ पर श्याम और राम जो हैं 5:3 के अनुपात में वो रुपया जो है अपने व्यापार में लगाते हैं। अब पूछा किसका गया है? श्याम का। तो हम श्याम का यहाँ पर निकाल सकते हैं। तो श्याम का कितना हो जाएगा? चलिए हिंदी में ही यहाँ पर लिख देते हैं श्याम। तो श्याम का हिस्सा, अभी सबसे पहले अनुपाती योग करेंगे। 5 3 कितना हो जाएगा? 8। अनुपाती योग नीचे रखेंगे। श्याम का हिस्सा पूछा गया तो श्याम के अमाउंट जो हम ऊपर रख देते हैं। टोटल लाभ कितना हुआ था? लाभ में हिस्सा बताना था 800 रुपये, तो 800 यहाँ पर लिखे जाते हैं। अब सीधा सीधा काट देंगे, 8 कम 8, 8 से भाग देंगे 100 आ जाएगा। 100 गुणा 500 कितना बन गया? तो आप बताएंगे 500 बन गया। तो यहाँ पर जो इनका लाभ होगा श्याम का तो आप बताएंगे कितना हो जाएगा? तो आप बताएंगे यहाँ पर 500 रुपये, ठीक है। 800 में श्याम का हिस्सा कितना हो गया? तो 500 रुपये हो गए यहाँ पर। अगला प्रश्न देखेंगे क्वेश्चन नंबर 15। 5 लगातार संख्याओं का औसत यहाँ पर 30 है, तो सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्या का योग बताएं। अब देखिए 5 संख्याएं बोली हैं तो 5 इस तरीके से आप डैश कुछ बनाएंगे। जो भी औसत हमारा होता है, औसत को आप ध्यान रखिएगा, औसत को दूसरे शब्द में समझ सकते हैं मध्यमान, ठीक है। औसत को हम दूसरे शब्दों में समझे तो मध्यमान देता है। अब यहाँ पर संख्याएं टोटल कितनी थी? 5, इसीलिए हमने 5 डैश बनाए। अब इन सभी संख्याओं का
यहाँ पर औसत कितना है 30 दिया गया है, तो मध्य की संख्या हम यहाँ पर निकाल सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर मध्य की संख्या औसत हमारी पहले से निकली, यहाँ पर औसत को हमने बता दिया था मध्य, ठीक है, मध्यमान, तो मध्यमान ऑलरेडी दिया गया 30, तो हम 30 यहाँ पर लिखेंगे। और सभी यहाँ पर लगातार थी, शब्दों पे ध्यान देना है, लगातार थी, तो लगातार अगली संख्या कितनी हो जाएगी, तो आप बताएंगे 31, अगली संख्या हो जाएगी 32, इससे यहाँ पर पहले देखें तो 29, यहाँ पर कितनी हो जाएगी 28। तो यहाँ पर पूछा गया तो सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का योग, तो ये रही सबसे छोटी, यहाँ पर रही सबसे बड़ी, इन दो संख्याओं का कर देते हैं योग। अगर इन दोनों को जोड़ते हैं तो मिलता हमें कितना 60, तो इन दोनों का हमने कर दिया क्या, योग किया, तो मिल गया 60, और 60 ही हमारा यहाँ पर आंसर दिया गया है। तो देख सकते हैं बिना फार्मूले के हमने इसे बहुत ही आसानी से सॉल्व कर लिया है और सिंपल तरीके से हमने सारे प्रश्नों को अटेंड किया है। अगर हमारे साथ इस तरीके से आप प्रैक्टिस करते हैं तो किसी भी तरीके से आपके गणित के प्रश्न तो नहीं छूटने वाले हैं। बाकी आप लोगों को वीडियो हमारी कैसी लगी आप कमेंट करके बता सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, शेयर करना।